साहब, रशिया ने अपना एक नया ही रूप रंग दिखा दिया है। लगभग फरवरी 2022 से चलता यह युद्ध आज सितंबर 2025 में कंटिन्यू है। लगभग 2.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। इस 2.5 साल के पीरियड में अब तक का सबसे जबरदस्त खतरनाक हमला जो रशिया ने किया है यूक्रेन पे, सर 800 से ज्यादा ड्रोन एक साथ दाग दिए और कोई अलग शहर पे या दूरस्थ गांवों में नहीं दागे गए हैं। यह हमला हुआ है यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर। अब यह हमला न सिर्फ यूक्रेन पे हमला है, बल्कि यह चुनौती है। यह एक तरह से अपना जज्बा दिखाने वाली बात है कि भैया नाटो संभल जाए, अमेरिका अपनी हैसियत में रहे। ज्यादा उछलोगे तो हम डरने वाले यहां पे नहीं है। सारे बात को डिकोड करेंगे और यह बात जरूर समझेंगे कि इन्होंने आखिर में यह चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान आया चीन आया, हिंदुस्तान आया चीन आया। रीजन क्या है, सारी बात पकड़िएगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का। साथियों, व्लादिमीर पुतिन की जो टैक्टिक्स हैं उनको शायद वेस्ट समझ ना पाया है, ना कभी समझ पाएगा। हाल ही में कल की तारीख में बहुत ही जबरदस्त गहरे हमले रशिया ने जो किया, बॉम्बार्ड किया कीव के ऊपर। इनकी जो आधिकारिक सरकारी इमारतें हैं उनको गिरा दिया। आप सोचिए, 13 मिसाइल और 805 या 803 ड्रोन से जो हमले हुए हैं, इसकी उम्मीद तो यूक्रेन ने बिल्कुल नहीं की थी। तबाही का मंजर बड़ा जबरदस्त था और ये जब तस्वीरें वायरल हुई, ये खबर जब वायरल हुई, तो बातें बहुत सारी निकल करके आई कि आखिर में ये सब हुआ क्यों, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है और क्या इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जिम्मेदार हैं। एक एक बात को समझिएगा। साथियों, यहां पे विशेष बात समझिए कि चर्चा शुरू हुई कहां से, क्योंकि जो हमले हुए हैं इनकी भूमिका कहां से बनी है। साहब, आपको पता होगा कि अलास्का के अंदर जो पुतिन और ट्रंप की वार्ता होती है, उस वार्ता के बाद के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन लीडर्स को बुलाते हैं, साथ बैठते हैं और बात करते हैं, जिसके अंदर यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी होते हैं। अब साहब, इनकी जो नजर है वो सीधी पड़ रही है जेलेंस्की पर और देख रहे हैं कि आखिर में यहां से क्या फायदा लिया जा सकता है। सारी कहानी तो फायदे की ही है। कारण यह है कि अमेरिका की पॉलिसी ये एक तरह से गिद्ध दृष्टि रखता है कि जहां पे युद्ध हो जाए हम हथियार बेच दें, हथियार बेच के पैसे कमा लें। तो क्या यह बात जो हम कह रहे हैं यह सिर्फ आलोचनात्मक नजरिए से है या फिर वाकई में ऐसी कुछ तथ्यों के अंदर सच्चाई है? एक एक बात को समझिए। सर, एक खबर आपको क्लियर कट करेगी। ये 3 हफ्ते पहले की खबर है, 2 जगह से है, एक रॉयटर्स से है, दूसरा इंडिया टुडे की ये कवरेज है। देखिए सर, लिखा है यूक्रेन ऑफर्स यूएसडी 100 बिलियन वेपन्स डील टू ऑब्टेन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज। ठीक है, मतलब 21 दिन पहले की खबर बता रही है कि यूक्रेन ने वादा किया है कि साहब हम आपसे $100 बिलियन यूएसडी का सौदा खरीदेंगे, हथियार आपसे लेंगे, बट आप हमें अश्योर करिए कि हाँ जी आप हमें हथियार प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बात चल रही है। इसके बाद में यहां पे लिखा है, दूसरा इंडिया टुडे थोड़ा और डीप जाके इसको कवर करता है। देखिएगा, यहां पे लिखा है यूक्रेन ऑफर्स 100 बिलियन आर्म्स, हो तो वही बात है। नीचे देखिए, यूक्रेन प्रपोज द यूएसडी 100 बिलियन यूएस वेपन डील फंडेड बाय यूरोप। बात को समझिएगा, मतलब हथियार मिलेंगे यूक्रेन को, बेचने वाला होगा अमेरिका, लेकिन फंड कौन देगा? वो यूरोप देगा। मतलब नाटो के नेशंस और यूरोप के नेशंस मिलकर सहायता करेंगे। तब आप एक बात बताइए, इस पराई पंचायत में यूरोप का तो गला घोटने वाली बात हो गई। खुद बैकफुट पे खड़े हैं, बाद में कह रहे हैं भैया आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन या जो इनके बाकी देश है नाटो सहयोगी हैं, वो भी अमेरिका की इस वास्तविक चेहरे को पहचान चुके हैं। और यूरोपियन यूनियन कैसे अब खुद को बैकफुट पे ला रहा है, आज उसकी भी हम करने वाले हैं। तो यहां तक की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि $100 बिलियन का इनका सौदा होने वाला था। हमला कल हुआ है, जबकि ये 21 दिन पुरानी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बैकग्राउंड यहां से तैयार हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा सर, जो यूक्रेन बिजनेस न्यूज ने कवर की है सिर्फ 11 घंटे पहले। मतलब यह खबर आ रही है हमला होने के आसपास, क्योंकि जब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे उस समय यह हमला हो चुका था। ठीक है सर, तो उसके पहले की ये जो खबर है उसको देखें। लिखा है द यूएस विल अलाउ यूक्रेन टू परचेज वेपन्स वैल्यूड एट रुपीज माफ कीजिए $100 बिलियन इन एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप राइट्स टू यूक्रेनियन टेक्नोलॉजीज। साथियों, बात अब ये आ रही है कि पैसा वैसा तो नहीं ले रहे, लेकिन 100 बिलियन यूएसडी तक के हथियार, कीमत तक के हथियार आपको मिलेंगे। लेकिन यूक्रेन आपको एक काम करना है, हमें आप अपने जो यूक्रेनियन टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब जो आपने हथियार डेवलप किए हैं, जो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें जो यूएस में नहीं है आपके पास हैं, उनका आप हमें
PR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे देंगे, मतलब वो तकनीक का मालिकाना हक हमारा होगा। तो स्थितियां आप देखिएगा किस तरीके से ये सीधा एंट्री यूक्रेन में मारना चाह रहे हैं, यूक्रेन में अपने डिफेंस सेटअप सेट करना चाह रहे हैं, और दूसरी बात 100 बिलियन यूएसडी तक के हथियार यूक्रेन को देने की तैयारी है। अब आप एक बात बताइए, 100 बिलियन यूएसडी के हथियार किसके लिए होंगे? किसी पड़ोसी के लिए होंगे, वो है सिर्फ रशिया। और रशिया इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि स्थितियां पहले कंट्रोल नहीं की तो बाद में समस्या भारी हो जाएगी। तो बैकग्राउंड से यहां से बना इस सारी खबर का। अब ये सारी बात तो वैसे मैं चर्चा आपके साथ में कर चुका हूं। अब यहां पे एक और चीज देखिएगा कि इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है, मतलब यूक्रेन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है PULR, जिसके बदौलत ये $2 अरब से ज्यादा की राशि पहले ही आवंटित इन्होंने कर दी है। तो 2 अरब में से लगभग 1.5 अरब तो अमेरिका ही ले जा चुका। कैसे सर 1.5 अरब? 100 अरब वहां पे देख लिए। अब यहां पे देखो, अमेरिका अक्टूबर में, मतलब आज महीना चल रहा है सितंबर, ठीक है, बात हो रही है अक्टूबर की, ये यूक्रेन को 10 लंबी दूरी की ERAM क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपने की योजना बना रहा है। मतलब $100 बिलियन का जो इनका ट्रेड, ये जो बातचीत हुई है हथियारों के लेन देन की, तो उसमें से अक्टूबर में योजना है सर क्रूज मिसाइल प्रोवाइड कराने की। तो क्रूज मिसाइलों के हमले किस पे होंगे? किसी देश पे होंगे, तो वो रशिया है। तो रशिया ने इसलिए इन पे हमला किया। अब एक और बात देखो, एक साल बाद यानी लगभग अक्टूबर 27 में यूक्रेन को 840 और ये मिसाइलें मिलेंगी। तो खैर एक साल बाद की कहानी किसने दी? रशिया ने कहा कि हिसाब किताब यहीं खत्म, भूल चूक लेनी देनी, बात खत्म। तो ये इनका पूरा बैकग्राउंड है सर, जो आपको समझ लेना चाहिए। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जिस समय पे जेलेंस्की बड़े जोश में थे और जोशी जोश में इन्होंने ड्रुज़बा पाइपलाइन को तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। ये वो ड्रुज़बा पाइपलाइन है जो सोवियत काल में बनी थी और अपने इलाकों के अंदर ये पेट्रोलियम की सप्लाई करते थे। अब यहां पे दो बातें हुई। रशिया का आर्थिक नुकसान निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि यहां के दो देश, एक हंगरी, दूसरा स्लोवाकिया, इन देशों का जो डील थी, ये नाटो नेशंस होने के बावजूद भी रशिया से पेट्रोलियम ले रहे थे, जिसने रशिया की इस पॉलिसी को मजबूती से दिखा दिया भाई यूरोप में हमारी पकड़ है, और नाटो की पोल को खोल के रख दिया कि भैया देखो, आप दुनिया को कहते हो, इंडिया और चाइना को कह रहे हो कि भैया आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, नाटो के नेशंस खुद खरीद रहे हैं। चलो ये बात तो ठीक थी, माहौल बन गया। लेकिन सेकेंडली आप देखोगे तो सर रशिया के लिए डॉलर का यहां पे नुकसान तो हुआ, बिजनेस तो हिट हुआ। तो इस बात की भी खुन्नस चिढ़ रही कि भाई तुमने हमारी पेट्रोलियम पाइपलाइन पे हमला किया, तो लो सर, ईंट का जवाब पत्थर से आपको दिया जा रहा है। अब साहब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के इस दोगले चरित्र को समझिए कि ये वाकई में आखिर में चाह क्या रहे थे। क्योंकि ये बोलने लगे, क्योंकि देखो हथियार इनको ये देना चाह रहे हैं, क्रूज मिसाइल ये दे रहे हैं, इनके साथ ही पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, और माहौल दुनिया के ऊपर ये बनाया जा रहा है कि भैया रशिया को अमेरिका, माफ की, चाइना और इंडिया ने जो है वो सिर पे चढ़ा लिया और वो सबका नुकसान कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उन्होंने एक पलटी मारी है, माहौल का जो ठीकरा है वो फोड़ना चाह रहे हैं रशिया के सर पे। साहब कह रहे हैं कि आप परस्यूइंग पीस का नारा देते हो, अलास्का में आप आए, आपका मैंने वेलकम किया, आपको हमने B2 बॉम्बर्स की सलामी दे दी, रेड कारपेट बिछा दिया, और सारी बात करने के बाद में आप इस युद्ध को एस्केलेट कर रहे हो, आप रोक नहीं रहे हो। अब जरा सोचिए सर, इनकी बुद्धि का स्तर क्या हो सकता है। हथियार देने की प्लानिंग आपकी है, आप उसके देश के अंदर 100 बिलियन यूएसडी के हथियार दे रहे हो, उसके जो हथियारों को ऑलरेडी सेटअप है उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खुद ले रहे हो। तो किस लेवल के ऊपर कोई देश अपनी सुरक्षा से समझौता कर लेगा? इनको यह लगता है कि अमेरिका की गोद में बैठने के बाद में वो एक सेफ जोन है, वो एक मच्छरदानी है जी, मच्छर उसमें एंट्री मारेगा नहीं। लेकिन सर यहां पे इसकी जो पहुंच है ना सर, पेनिट्रेशन बहुत गहरा है, बहुत जबरदस्त है। अब आप एक एक चीज को और देखते जाइए। आपको यह बात अच्छे से पता है कि जब ये हमले हुए तो हमलों के टाइम पे इनको उछलना लाजमी था। ऐसे ही उछाल इन्होंने कुछ दिन पहले भी मारा था, जब मार्क रूट, जो कि नाटो के महासचिव हैं, ये श्रीमान ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे थे। इस समय भी धमकियां लगाई थी कि ब्राजील के प्रेसिडेंट को कह दो कि वो रशिया को फोन करके बात कर ले, मोदी जी से कहिए कि फोन करके बात कर ले रशिया से, चाइना को कहो फोन करके बात कर ले रशिया से, और समझा दे कि माहौल अच्छा नहीं होगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे, तो हम देश जो तुम्हारे साथी हैं, ब्राजील, चाइना, इंडिया, ये परेशान होंगे, इसलिए रशिया युद्ध करना छोड़ दो। माहौल की सर बात आई गई हुई। लेकिन अगला कदम कब बढ़ा? जब रशिया के ऊपर दबाव देने के लिए सैंक्शंस यूरोप ने लगा दिए, और यूरोप ने 18th पैकेज जो है वो लागू कर दिए। मोहतरमा का चेहरा याद रखिएगा सर,
ये भी देखो सामने आने वाली हैं और कैसे ये भी अब पलट चुकी हैं। ये भी अमेरिका के बड़ा सिरदर्द है, आपको समझ में आएगा। प्राइस कैप लगा दिए, जो कि $60 के आसपास हुआ करता था प्राइस कैप, वो घट के अप्रॉक्स 46-47 यूएसडी पे आ गया। लेकिन इंडिया और इनके मामले जारी रहे, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो डिटेल कवरेज मैंने इस वीडियो में किया है कि कैसे ये अपना सेटअप करके चलते हैं, सारा कुछ यहां पे एक्सप्लेन देखिएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़िए। इसका प्रभाव इंडिया पे पड़ा रोजनेफ्ट की वजह से। रोजनेफ्ट रूस की एक आधिकारिक पेट्रोलियम कंपनी है, जिसका एक शेयर यानी रोजनेफ्ट ने इंडिया के अंदर एसआर कंपनी जो थी, जो कि अभी नायरा के नाम से आप जानते हैं, इसके अप्रॉक्स 49% से ज्यादा शेयर खुद के पास रखे हुए हैं। तो सेकेंडरी सैंक्शन लगे तो नायरा का माल जो यूरोपियन यूनियन में जाता था वो जाने से नुकसान हो गया। अब उसकी वजह से भारत को भी घाटा इसका उठाना पड़ा और माहौल जो है वो यूरोपियन यूनियन से भी नेगोशिएशन का दौर शुरू हुआ कि भैया देखो ऐसा है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आप परेशान मत हो, भारत से रिलेशन खराब मत करो, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, आपका माल यहां आता है, हम आपको सस्ती चीजें भेजते हैं, तो चीजें सेटअप रखते हैं। इस मेरी बात को ध्यान रखिएगा सर, ये बाद में आगे जाके जुड़ेगी कहीं पे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा जोर लगाना शुरू किया हिंदुस्तान पे। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब सब काम हो रहे थे, चाइना बराबर से पेट्रोलियम ले रहा था, नाटो के नेशंस पेट्रोलियम परचेज कर रहे हैं, यूरोप के देश बाकी चीजों की खरीदारी करते हैं, अमेरिका खुद उससे यूरेनियम और बाकी चीजें जो है वो परचेज कर रहा है, तो सर हिंदुस्तान पे ही सारा जोर क्यों लगाया? जोर लगाने के कारण एक दो ये हैं। पहला, हमने सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, और दूसरा उसी के जुड़ता हुआ अगला काम कि हमने नोबेल के लिए इनको शांति पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया। असल दर्द तो सर ये था, ये आप भी जान रहे हैं। अब यहां पे जब ये 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर एडिशनल लगाया और कहा कि ये आपके ऊपर टैरिफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रशिया से पेट्रोलियम ले रहे हो, तो हमारा जो टैरिफ है अमेरिका की तरफ से वो 50% हो गया। इनको लगा कि भारत झुकेगा, सरेंडर हो जाएगा, माफी मांग लेगा। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहां पर सर अब इस खबर को थोड़ा सा गहराई में देखिए। जब ये बात आई है, इंडिया वाला पक्ष यहां पे हम एक बार रोक रहे हैं, आगे फिर जोड़ेंगे। ये जब खबर आई है कि भाई बहुत जबरदस्त, ये जो खबर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है और ये एनडीटीवी वर्ल्ड की है। इनमें सब में यही लिखा है कि भैया 805 स्ट्राइक का किया, 805 जो ड्रोन लगा दिए, 13 मिसाइलों का यूज कर लिया, ट्रंप जो है वो हैप्पी नहीं है, और अब तक का सबसे बड़ा यानी अनलिस्ट बहुत ही लार्जेस्ट ड्रोन अटैक हुआ। मामले में हलचल मचा दी सर इस खबर ने। अब इस खबर को होने के बाद में हलचलें कई जगह मची। यहां पर जेलेंस्की, जो कि एक तरह से पपेट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो हम उनको डोनाल्ड ट्रंप का मानस पुत्र ही कहेंगे, क्योंकि यहां पे तो असल में ये व्यक्ति भी लालची है, ये इसका शोषण ही करेगा। भविष्य में इनको मालूम चलेगा कि इनके देश के साथ में क्या हो गया, क्योंकि इन अमेरिका का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है। 20 देशों का अमेरिकन इतिहास हमने यहां पे बताया है, आप देख सकते हैं। अब मेरे दोस्तों यहां पे इन्होंने भी कहा कि हम भी कुछ बोलेंगे, दर्द हमें हुआ है, तकलीफ हमें हुई है, हमारा हक बनता है हम भी अपने जबान को खोलें और कुछ तो बोले। अंकल आप बोलने नहीं देते, अमेरिका ना जाओ, बोलो, कुछ तो बोलो, क्या बोलोगे? इन्होंने बयान देने शुरू किए। इन्होंने जो बयान दिए उसके ऊपर रशिया तो सर हंसी रहा होगा। ये कहते हैं कि स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ, बैक देम विद स्ट्रॉन्ग एक्शंस, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ना कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई अंकल अब बार बार बयान वीर मत बनो, बयानबाजी देने से तो कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे रशिया के खिलाफ, तब वो रुकेगा। और फाइनली उन्होंने एक शब्द यूज किया, अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा और कहा स्टॉप क्रेमलिन क्रिमिनल्स। क्रेमलिन मतलब आप संबोधन समझिए रशिया की सरकार से है, तो यहां पे क्रेमलिन को क्रिमिनल बताया और कहा कि भैया ये अपराधी लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब रशिया के इस कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन दबाव डाल रहा है कि भैया आप सिर्फ बोल रहे हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो, तो भैया अब किया क्या जाए। तो यहां पे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिपह सालार और ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी वहां के आप वित्त सचिव, वित्त मंत्री समझिए, स्कॉट बेसेंट, जो ऑलरेडी इंडिया के प्रति अपनी खुन्नस के लिए जाने जाते हैं, या उतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के इन्होंने अपने बयानबाजी शुरू की। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूं। इनसे जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, इंडिया के ऊपर जो 25% टैरिफ है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा मात्रा में तेल लिया है। एक्चुअल मात्रा में तेल लिया है चीन ने ज्यादा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया था। हमने इसको बहुत डिटेल में कवर कर रखा अपने पुराने वीडियोस में, पुराने जाके देखिएगा। अब तो साथियों इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए कि भैया भारत जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, यानी ऐसे देश जो पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। अब उन पे कहते हैं कि इनके ऊपर टैरिफ और बढ़ा देना चाहिए। तो बढ़ाने का मतलब क्या है?
ऑलरेडी सैंक्शंस किस पे लगे हैं, चाइना पे लगे हैं या इंडिया पे लगे हैं? तो इंडिया पे लगे हैं। तो जिस पे लगे हैं उसी पे तो बढ़ेंगे, जिस पे लगे ही नहीं तो उसमें बढ़ने का शब्द ही मतलब नहीं है। तो इसका मतलब अब भी हाल ये है कि ये चाइना के अगेंस्ट में बोलने की इनकी हिम्मत अभी नहीं है। देखना होगा कि आगे के टाइम में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चाइना के अगेंस्ट में भी क्या कोई स्टेप लेते हैं, बिकॉज ये एक्सपोज बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं, अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में भी एक्सपोज हो रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की तो ये अच्छे से इनकी फजीयत हो ही चुकी है अमेरिका की। तो सर देखने वाली बात होगी। अब यहां पे स्कॉट बेसेंट ने जो बयान दिया, उस बयान को देखा जाए, वो कहते हैं रशियन इकोनॉमी विल बी इन टोटल कोलैप्स, अर्थव्यवस्था रूस की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो पूछा साहब कैसे हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ऑफिशियल, यानी ट्रंप ऑफिशियल कौन हुए? स्कॉट बेसेंट वांट्स मोर टैरिफ्स, यानी 25% तो लगा है, प्लस 25% वाला पहले वाला, अब इसमें और जोड़ करके आगे बढ़िए, ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल, ऐसे देश जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले इस चांस में चाइना को कवर किया जाए, लेकिन यह तो कंफर्म है कि इनकी इस पॉलिसी में इंडिया पे प्रेशर और बढ़ाने की साजिश है। तो सर यहां पे लिखा। और दूसरी चीज, ना सिर्फ खुद के बारे में, वो मैडम को याद करिए ईयू वाली को, उनको भी क्या कह रहे हैं? अर्ज ईयू टू ऐड प्रेशर, मतलब कहा कि भैया आओ साथ चलें, हम तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में बाकी देशों के ऊपर, ईयू को भी जरूरत है कि वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, तो इस क्रेमलिन के अत्याचार को नियंत्रित किया जा सके। अब सर यहां पे बात, जो यूएस की पोजीशन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट के बयान को बैक किया। वो बोलते हैं यस आई एम रेडी फॉर द फेज 2 सैंक्शंस, मैं तैयार हूं फेज 2 के सैंक्शंस के लिए। ये फेज 2 के सैंक्शंस किस पे हैं ये आइडेंटिफाइड टेक्निकली बोला नहीं है, लेकिन यहां पे दो तीन ही चीजें हैं, या तो रशिया, या तो इंडिया, या तो चाइना। मतलब जो आरआईसी बढ़ता हुआ ब्लॉक है, जो कि ब्रिक्स का जान है, ये उसको हिट करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया शामिल है। हमारा मेन कंसर्न तो यहां से होगा। तो 50% की को हम कैसे डील कर रहे हैं, आगे चीजें और कैसी जाएंगी, वो समय की पे एनालिसिस करने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आगे यहां, और इसके अंदर हम ब्राजील को भी जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ब्रिक्स को टारगेट करने की कहानी है। ब्रिक्स से अमेरिका डरा हुआ डी डॉलराइजेशन के प्रेशर में। तो साहब यहां पे इन्होंने क्या लिखा? अब यहां पे ये बोलते हैं कि यदि सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाए, ईयू भी साथ में आ जाए, तो रशिया इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इन्होंने इस युद्ध को एक नया ही नैरेटिव दे दिया है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुने सर। ये बोल रहे हैं कि जो फाइट हो रही है ना, इसमें एक यूक्रेन है, एक रशिया है। यूक्रेन इसलिए, यूक्रेन की हार कब मानी जाएगी कि उसकी मिलिट्री जो है वो कब तक टिकी रहती है, यानी उसकी आर्म फोर्सेस, उसकी जो सैन्य ताकत है, वो यूक्रेन का जजमेंट देगी कि वो कहां जा रहा है। और वहीं पे रशिया के टिकने के पीछे उसकी इकोनॉमी रहेगी। अब आप सोचिए, ये फाइट दिखाना चाहते हैं यूक्रेन वर्सेस रशिया के बीच में, मिलिट्री वर्सेस इकोनॉमी की। यहां मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री की फाइट नहीं है। अमेरिका के हिसाब से ये फाइट है मिलिट्री वर्सेस इकोनॉमी की। मतलब कि इसको अगर हमें सपोर्ट करना है तो इसकी मिलिट्री सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। जैसे 100 बिलियन यूएसडी के हथियारों की बात इन्होंने कही, भले लालच में बहुत कुछ लूट लिया, साथ में यहां पे मिलिट्री से फाइट नहीं करनी है, इसको इकोनॉमिकली कमजोर करना है। क्यों? क्योंकि इनके पूर्वजों में भी औकात नहीं थी कि मिलिट्री के लेवल पे रशिया को डिफीट कर दें। क्योंकि आज 2.5 साल से केवल यूक्रेन से फाइट नहीं हो रही है सर, ये फाइट पूरे नाटो से हो रही है, बैकएंड पे अमेरिका से हो रही है, और अमेरिका की धज्जियां उड़ चुकी इस युद्ध में, पूरी कलाई खुल के आ गई। लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि 2.5 साल में यूक्रेन को नहीं हरा सके। सर यूक्रेन युद्ध में होता तो ये 3 दिन का भी युद्ध नहीं था, ये युद्ध पूरा नाटो वर्सेस चल रहा है, नाटो वर्सेस रशिया। आपका क्या विचार है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो लड़ाई हो रही है ना, इकोनॉमी वर्सेस मिलिट्री की, आप देखिए कितना बैलेंस है। तो अब कमजोर कैसे करें? तो मिलिट्री का साथी हो तो मिलिट्री पे हिट कर दें, लेकिन यहां पे इकोनॉमिकली जो जुड़े हुए लोग हैं इंडिया, इनको टारगेट करने की तैयारी इनकी है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे सीधा संदेश है कि असली खतरा जो है वो अब हम जो है वो तेल राजस्व से है, ऑयल रेवेन्यू से है। हम कंट्रोल कर देंगे तो शिपिंग इंश्योरेंस महंगे हो जाएंगे, पेमेंट चैनल इनका ब्लॉक हो जाएगा, और वैकल्पिक खरीदार इनको नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर रशिया जो है वो टेबल पे आ जाएगा बात करने के लिए। कल परसों ये लोग कह रहे थे कि भारत टेबल पे आ जाएगा और माफी मांगेगा। अब ये रशिया को कह रहे हैं कि इनकी कमर ऐसी टूटेगी, आएंगे और टेबल पे माफी मांगेंगे। इनको माफी मंगवाने का बहुत शौक है सर। अब यहां पे अब इनका जो अगला षड्यंत्र सीधा सीधा दर्शन में आ रहा है, वो है कि ईयू के और इंडिया के बीच में फ्रैक्शन डेवलप करा दिया जाए। मतलब ईयू भी अब इंडिया को कंट्रोल करे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो सर इनके लिए खबर अच्छी नहीं है। जिस मोहतरमा की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने 18 पैकेज लगाया था,
वो इंडिया के साथ में कुछ और ही विचार लेकर के चल रही हैं। विचार क्या है? ये खबर अमेरिका के पसंद वाले लोगों को, या जिनके धड़कन में ट्रंप बसे हैं कि ट्रंप तो भाई अवतारी पुरुष हैं, उनके लिए अच्छी नहीं है। सर यहां पे ट्रंप का गुस्सा खुन्नस निकलेगा। ये खबर कब की है आश्चर्यजनक रूप से सर? 7 सितंबर 2025 की। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 8, 9, 10 सितंबर हो रही होगी। जब हमने अपलोड किया है वीडियो तो 8 सितंबर को वीडियो डाला है। 7 सितंबर को रात को 11:58, लगभग वही समय जब एक तरफ से अमेरिका अनाउंस कर रहा है, स्कॉट बेसेंट अनाउंस कर रहे हैं ईयू को और सैंक्शंस लगाने चाहिए, तब ये खबर आ रही है कि इंडिया ईयू वर्किंग टू सील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय दिसंबर। साथियों ये खबर ये है कि दिसंबर के महीने तक ईयू और इंडिया प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग एक एफटीए कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे 2 राउंड होने हैं, जिनमें नेगोशिएशन करेंगे और मामला सेट बैठ जाएगा। तो बताइए ट्रंप साहब कैसी रही? अच्छा लगा सुन करके? नहीं लगा तो मुबारक हो। दूसरी तरफ एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो ऑलरेडी ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई यूरोप जो है वो बहुत बड़ा खरीदार है रशियन आइटम्स का। ये बात यूरोपियन भी जानते हैं। भाई जब नाटो के नेशंस जब पेट्रोलियम परचेज कर सकते हैं, और जिसको बात को लेकर के अमेरिका दुखी है कि इनकी पेट्रोलियम लाइन क्यों तोड़ दी गई, तो क्या ये दोगलापन नहीं है? अब बाकी देश नहीं चाहते कि अमेरिका के उस दोगलेपन के पीछे छुपे हुए पागलपन की वजह से इनका घाटा हो जाए, तो ये अपने रिलेशंस पैरेलल मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका प्रमाण जीता जागता यह है कि भैया भारत ऑलरेडी बोल रहा है तुम्हारे को कि तुम्हारे संबंध चल रहे हैं, रिलेशन अच्छे हैं। अब यहां पे जो ड्रुजबा पाइपलाइन की बात आई थी, ये तो हमने ऑलरेडी बताया कि स्लोवाकिया और हंगरी कैसे रोए थे। अब इस बात को लेकर ट्रंप दुखी भी हुए थे। तो कुल मिलाकर के नाटो हो चाहे ईयू हो, रशिया से भी रिलेशन रखना चाहते हैं, और दुनिया जो है वो अपने आर्थिक संबंधों को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहती है, क्योंकि अमेरिका का भरोसा नहीं है ये कब किस पे किस तरह से अपना फन मार दे। क्योंकि ये नगर सिंह है, और नगर सिंहों की जो दहाड़ होती है उसको भौंकना कहा जाता है, समझ रहे हैं? तो ये कब किसके बाइट करेंगे पता नहीं है ना सर। अब कुल मिलाकर के अब आप सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पूरे वीडियो का सबसे क्लाइमैक्स का टाइम आ चुका है। बहुत गौर से, ध्यान से, शिद्दत से देखना शुरू करिए सर। ये जो ड्रोन हमले हुए, ये शाहिद ड्रोन है, नाम है शाहिद, और ये शाहिद ड्रोन कहां का है? ये ड्रोन है सर ईरान का। आश्चर्यजनक होगा सर, बड़ा मजा आने वाला है। तो साहब ये शाहिद 136 ड्रोन जो है, ये लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रीच है, हमला कर सकता है। 185 किलोमीटर की स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये 30 से 50 किलो के वॉरहेड ले जा सकता है, और यही लगभग 803 शाहिद हमला कर गए कहां सर? कीव के अंदर। अब ये ईरान के ड्रोन का यूज करना अमेरिका के लिए सर ये ईगो के क्रश करने वाली बात है। यानी कुल मिलाकर के मतलब थाली से तो उठाया ही है, और मतलब इनको दक्षिणा भी नहीं मिली। बड़ा तकलीफ का काम हो गया। आप इस ड्रोन को देखिएगा, मसला इतना ही नहीं है सर, अमेरिका की कलाई तो अब खुलेगी असल में कहां पे ये चोर चोरी करते हैं, किस तरह से चोरी करते हैं। तो ये शाहिद ड्रोन आपको समझ में आ गया। ये ड्रोन है ईरान का। अब इस इमेज को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको थोड़ी असहज लगेंगी। लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, यूएस स्ट्राइक फेल्ड, ईरान हैड ऑलरेडी क्या लिखा, इवैक्यूएटेड साइट्स। यानी फोर्डो और नतांज के ऊपर जो उन्होंने नतांज पे जो उन्होंने हमले किए थे अमेरिका ने, और अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को उन्होंने दागा था, बॉम्ब को यहां पे दागा था, इस बंकर बस्टर बॉम्ब को, और कहा था जी सारी साइट तबाह हो गई है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, इन्होंने कहा कि IAEA कहता है कि रेडिएशन का स्तर बढ़ा नहीं। तो जब वहां पे एनरिच यूरेनियम मिलिट्री ग्रेड का जो 90% या कहीं मिलिट्री ग्रेड नहीं भी पहुंचा हो, तो 60+% एनरिच अगर यूरेनियम था, तो वहां पे रेडिएशन क्यों नहीं बढ़ा? IAEA कहता है। और रेडिएशन नहीं बढ़ा तो इसका मतलब वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी, वो जो सेटअप था ऑलरेडी बाहर निकाला जा चुका था, और ये सारे ड्रामे यहां क्रिएट हुए जिससे अमेरिका की फजीहत कराई थी। अब यहां के ईरान के शाहिद ड्रोन का कीव में हमला करना और कीव के हमले में अमेरिका की बेइज्जती होना, ये इनकी वास्तविक औकात का प्रदर्शन है कि ये किस लेवल पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिफीट खा चुके हैं यूएस वाले। अब साहब ध्यान से देखो, आप स्क्रीन पे पीट हेग्सेथ को देख रहे हैं। पीट हेग्सेथ जिस प्रदर्शनी में खड़े हैं, यहां पे लुकास नाम का एक ड्रोन दिखाया जा रहा है। ये लुकास नाम का ड्रोन अमेरिका ने बनाया, बड़ा अच्छा ड्रोन है। अब यहां पे देखो सर, खबर की तारीख पढ़ना 17 जुलाई 2025। प्लीज एक एक चीज पे गौर करिएगा। 17 जुलाई 2025 यहां लिखा है यूएस प्रेसिडेंट लो कॉस्ट लुकास स्ट्राइक ड्रोन इंस्पायर्ड बाय शाहिद। ठीक है सर, इन्होंने प्रदर्शनी लगाई, कब की है? 17 जुलाई 2025 लुकास ड्रोन लगा दिया। इंस्पायर्ड किससे है?
शाहिद से, मतलब वैसा ही हल्का फुल्का ड्रोन हम बनाएंगे। ठीक है सर, बनाइए। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और देखी, जब ये प्रदर्शनी चल रही थी तो उस प्रदर्शनी के पैरेलल एक बोर्ड लगा हुआ था। इसमें एक तो उनका स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय पे दिया था, ये दिखाने का प्रयास ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जबान के पक्के हैं। उन्होंने जो कहा वो किया, ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और इसमें भी इंडिया की हेल्प लग रही है। कैसे है सर, देखिएगा। इन्होंने सीधा लिखा, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग 35 to 40,000 यूएसडी के डॉलर का कुछ बने, अच्छी बात होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ कहा इन्होंने। ये जो बात बोल रहे हैं ये इस वीडियो में प्ले करके रोक दिया गया है और वही डायलॉग यहां पे लिखा है। ये जो वीडियो रुका हुआ है ना सर, ये वीडियो जो यूट्यूब चैनल का है सर, वो है वन इंडिया। लोगो देखिएगा, वन इंडिया, ये इंडियन बेस्ड न्यूज चैनल है और उसी का स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया। खैर लगा सकते हैं सर, मालिक लोग है ना। तो यहां पर ये जो ड्रोन आया, ये ड्रोन को किससे इंस्पायर बना लिया लुकास को? शाहिद से। अब साहब तो इसमें से इनकी फजीयत वाली कौन सी बात है? फजीयत वाली बात आएगी अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, दुनिया बहुत आगे है। मैं फिर कह रहा हूं, खबर का 17 जुलाई का डेट ध्यान है। अब आइए सर, धमाका अब होगा। यह खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की और खबर है 18 जुलाई 2025 की। खबर क्या कहती है? खबर कहती है, डिड द यूएस जस्ट क्लोन ईरान शाहिद? अरे भैया, कॉपी कर लिया क्या? रिवर्स इंजीनियरिंग की क्या? नकल करके एज इट इज से चिपका दिया। खुद की टेक्नोलॉजी इनके पास में इसने डेवलप की ही नहीं, ये आरोप लगे। अब आरोप लगे हैं सर, तो जहां धुआं होता है, तर्क ये कहता है कि वहां आग की उपस्थिति है। तो ये कितनी सच्चाई है वो समय के साथ में आएगी, लेकिन इनका ये चीप एक्टिविटी जो है वो सामने आ चुकी है। और ईरान को, जिसको ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना चाह रहे हैं। यूक्रेन जो अमेरिका से मदद मांगता फिर रहा, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लेना चाह रहे हैं। तो ये सर वो दुकानदार हैं जो खरबादीपति होकर के, अगर 10 पैसे की कमाई का कोई सौदा है, उस सौदे के लिए भी ये कपड़े उतार के खड़े हो सकते हैं। ये है इनका वास्तविक चरित्र। तो ट्रंप साहब, आप जो बात करते हो हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की, आप असल दुनिया में आइसोलेशन की तरफ जा चुके हो। मेक अमेरिका ग्रेट नहीं है, मेक अमेरिका रिग्रेट की तरफ आप अपने देश को ले गए। रही बात हिंदुस्तान की, तो सर ये हमारा वतन है, बड़ा मजबूत है। 150 करोड़ हिंदुस्तानी बड़ी मजबूती से खड़े हैं, आपके आगे हाथ फैलाएंगे नहीं। जिस समय पे यहां कुछ नहीं था, तब शास्त्री जी जो बहुत कम हाइट के हमारे प्रधानमंत्री थे, दिल बड़ा बड़ा था, जिगर बड़ा फौलादी था, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगा के इस देश को खड़ा कर दिया था। ठीक है सर, यहां मुर्दे में भी जान आ जाती है, ठीक है, जब जय हिंद का नारा लगता है। तो लिखिएगा सर कमेंट बॉक्स में आपकी फीलिंग्स क्या है। तो अब हम झुकने और डरने वाले तो हैं ही नहीं। रही बात अमेरिका के आगे सरेंडर होने की, तो जब आप कहते हो जी मेरे गुड फ्रेंड है, तो भारत भी कहता हाँ जी ठीक है, अच्छी बात है। हम नेगोशिएशन, बातचीत के रास्ते बंद नहीं करते, लेकिन तुम चाहो, क्योंकि तुमने कभी समझा नहीं हिंदुस्तान कैसा है, आपकी गलत फहमियों के अंदर आपकी पॉलिटिक्स चलती रही, इसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। और विश्वास करिएगा, हिंदुस्तान, चाइना और रशिया मिलकर के यदि एक मंच पे खड़े रहे, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज ऐसी हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, जो मजबूर कर देंगे इन देशों को एक साथ आने में। ये ब्रिक्स को मजबूत करेंगे, और ब्रिक्स को मजबूत करने का मतलब है यूनिपोलैरिटी इस ग्रिंगो की, यानी इस अमेरिका की, खत्म हो जाएगी। जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर दुनिया पर अपने राज का सपना रखते हैं, वो राज सर दफन हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भाई, हिंदुस्तान और रशिया जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। रीजन ये है कि जो हमले हुए उसका बैकग्राउंड बड़ा क्लियर है, और अपनी आत्मरक्षा में अपने शक्ति का प्रदर्शन करना सर, ये वीर पुरुष की निशानी होती है। कमजोरी का लक्षण होता है कि आप पे हमला होगा, उसके बाद में आपने जाके कुछ किया। तो सर यहां पे डिफेंसिव मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में है। इंडिया को भी ऐसा रुख अख्तियार करना चाहिए, और कुछ हद तक हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रख रखा है। तो सर ये दोस्ती यारी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और यहां पे जो लोग उछल रहे हैं कि भैया हम हिंदुस्तान को क्रश कर देंगे, रशिया की इकोनॉमी तोड़ देंगे, तो टूटने के दिन उनके हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है। तो साथियों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में। कैसा लगा सेशन? एनालिसिस पसंद आया तो हमारा हौसले को जरूर बढ़ाइएगा। आपके एक एक शब्द हमारे लिए मायने रखते हैं। जब वो शब्द हम पढ़ते हैं, हौसला बनता है कुछ और बड़ा करने का। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो साथियों के साथ में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको एक चैनल का लिंक और मिलेगा, जिसके ऊपर हम इंडियन इश्यूज कवर करने वाले हैं। तो उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके उसको रीच को और डेवलप कर दीजिए, फिर हम काम इस पर शुरू करेंगे। और विश्वास रखिएगा, राष्ट्र हित को लेकर काम करेंगे। चलिए सर, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।